हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बीपीएससी टीआरई 4.0 कंप्यूटर साइंस का दोस्तों क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें सबसे फर्स्टली दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर विथ कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। हाँ दोस्तों, ये पूरा का पूरा सीरीज जो है मेरी फ्री क्लासेस होगी दोस्तों, इसलिए सभी लोग मेरे चैनल को अटेंड करिए और आप इन कॉन्सेप्टों को सीखिए। आइए दोस्तों, चलिए आइए डिस्कस करते हैं। पहला पेपर को हम उठाते हैं और इससे ये पेपर कब का है दोस्तों मैं बता देता हूं। 26/8/2023 पेपर 4 जो हुआ था वो पेपर मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं। तो इसमें पार्ट थर्ड, जैसा कि आप सिलेबस भी जानते हैं दोस्तों कि सिलेबस में क्या क्या, थोड़ा सा सिलेबस के बारे में यहाँ पे रिमाइंड करवा देता हूँ। देखिए, सिलेबस में टोटल क्वेश्चन जो है 150 अंक के होंगे। कितने होंगे दोस्तों? 150 अंक के होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। टोटल क्वेश्चन 150 अंक के होंगे, जिसमें 3 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से पार्ट? फर्स्ट पार्ट में दोस्तों 30 क्वेश्चन होंगे, वो लैंग्वेज के होंगे, ठीक है। सेकेंड पार्ट में 40 क्वेश्चन आएंगे आपके, वो सामान्य ज्ञान के होंगे। अच्छा, सामान्य ज्ञान में क्या होंगे? अच्छा, लैंग्वेज में दोस्तों हिंदी इंग्लिश रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। क्या रहेगा? हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश रहेगा। और इसमें पेपर सेकंड में जो 40 क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें जो है, इसको मैं बताता हूं इसमें क्या क्या रहेगा, ठीक है। इसमें रहेगा दोस्तों प्राथमिक गणित रहेगी, ठीक है, सामान्य जागरूकता रहेगा, सामान्य विज्ञान रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन रहेगा, भूगोल आदि इसमें शामिल रहेंगे। अब इसमें आ जाते हैं दोस्तों थर्ड वाले पोर्शन में। थर्ड वाला पोर्शन डायरेक्ट दोस्तों 80 क्वेश्चन का आपके सामने होगा। वो होगा क्या? कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन होगा। समझ में आ गया? सिलेबस समझ में आ गया। अब पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इससे स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज, मतलब कंप्यूटर का दिमाग है, सीपीयू है, मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, मोर देन वन ऑफ द एबव है कि उपयुक्त में से एक से अधिक है कि नन ऑफ दी एबव है। देखिए दोस्तों, मैं बात कर दूं बिहार टीआरई की, तो बिहार टीआरई में आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसमें नो निगेटिव मार्किंग है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब पेपर के पैटर्न में एक चीज और आप जोड़ लीजिए, नो निगेटिव मार्किंग, नो निगेटिव मार्किंग है इसमें, ठीक है। तो मीन्स अब ये नहीं समझिएगा कि जो मन में आए वही टिक कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो मन में आएगा यदि वही टिक करने की कोशिश में रहेंगे तो आप फेल भी हो सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। हाँ दोस्तों, और मैं एक बात बता देता हूं इसमें कि मैं जो है इसके प्रीवियस में दोस्तों कंप्यूटर यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का बैच चलाया हूं, उसमें 195 वीडियोज दे चुका हूं। आप वहां से भी आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूं दोस्तों, वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब यहां चलते हैं। अब सबसे फर्स्टली हम सीपीयू के बारे में जानेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सीपीयू के बारे में जानने से पहले हम सीपीयू का आर्किटेक्चर ना देख लें, ठीक है। ये है हमारा सीपीयू, ध्यान रखिएगा, ये है सीपीयू। इसमें होता है दोस्तों कंट्रोल यूनिट। क्या होता है? ऊपर कंट्रोल यूनिट होगा, ठीक है। इसके नीचे होगा एएलयू, ठीक है, एएलयू में होगा दोस्तों, एएलयू का काम क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है दोस्तों? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। देखिए दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, मेरी बहुत अच्छी यहाँ पे राइटिंग नहीं बन सकती है क्योंकि मैं टैब से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद आएगा मेमोरी यूनिट, लेकिन बोलता सब रहूंगा दोस्तों, मेमोरी यूनिट, ठीक है, मेमोरी यूनिट है। मेमोरी यूनिट में क्या क्या होता है दोस्तों? इसी के अंदर है, ध्यान रखिएगा। मेमोरी यूनिट में जैसे रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर, कैच मेमोरी, ठीक, कैच मेमोरी, ये सब इससे अटैच होते हैं। किससे? मेमोरी यूनिट में, ठीक। ये इसी के सब अंदर हैं,
ध्यान रखिएगा। अब ये जो है किससे जुड़े होते हैं दोस्तों, ये जुड़े होते हैं मेन मेमोरी से। ध्यान रखिए किससे जुड़े होते हैं, मेन मेमोरी से। देखिए ये है मेन मेमोरी, मेन मेमोरी। अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। यहां पे देखिए इधर क्या होता है इनपुट, इधर क्या होता है इनपुट, और इस साइड क्या होता है आउटपुट। इधर क्या होता है आउटपुट, इधर से इनपुट दिया जाता है ना, तो इधर होगा आउटपुट। अब इनपुट में क्या क्या होता है, जैसे दोस्तों कीबोर्ड, जैसे कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड, माउस, ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं। और इधर आउटपुट में दोस्तों जैसे मॉनिटर, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब आउटपुट डिवाइस हैं, ठीक है। अब ALU ALU का काम है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो यहाँ पे CPU है क्या दोस्तों, CPU को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, दिमाग कहा जाता है ना दोस्तों, क्योंकि यह कंप्यूटर की प्रमुख प्रोसेसिंग यूनिट है जो डेटा प्रोसेस करती है और सारा कार्य करता है और आउटपुट देता है। मीन्स कि अगर CPU का हम काम देखिए, कंप्यूटर की अगर हम प्रोसेसिंग की बात करें दोस्तों, तो इधर होगा इनपुट, ठीक है, मेन चीजें समझिए, और इधर होगा क्या प्रोसेस, ठीक, प्रोसेस, और फिर देन देगा क्या करेगा आउटपुट आपको प्रोवाइड कर देगा। समझ में आया। तो अब बिल्कुल क्लियर हो गया कि द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कौन सा है दोस्तों, CPU है, ठीक है। पहला क्वेश्चन फुल डिटेल के साथ आपको मैं वीडियो पढ़ाऊंगा दोस्तों, फुल डिटेल के साथ, ये ध्यान रखिएगा एक एक क्वेश्चन पे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज ऑफ जनरेशन, किस जनरेशन में। देखिए माइक्रो प्रोसेसर की हिस्ट्री थोड़ा लंबी है, इस चीज को ध्यान रखते हुए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 8085 माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहा है, फर्स्ट, द्वितीय, तृतीय, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इसमें दोस्तों इसका ऑप्शन सेकेंड जनरेशन होगा। अच्छा 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, ये कब आया है इस चीज को देखेंगे ना। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर सेकेंड जनरेशन में कब आया है, 1976 में लॉन्च हुआ है। कब लॉन्च हुआ है, 1976 में दोस्तों लॉन्च हुआ है। मैंने अपने थंबनेल में लिख रखा है दोस्तों, लॉन्च किया गया था, लॉन्च किया गया था, लॉन्च किया गया था। सारे क्वेश्चन आपको बिलिंगुअल आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अच्छा ये लॉन्च किया गया, ये कितने बिट का होता है दोस्तों, तो ये 8 बिट का, ध्यान रखिएगा 8 बिट प्रोसेसिंग क्षमता इसमें होती है। तो किस में है, सेकेंड जनरेशन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम मेमोरी साइज ऑफ द थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर इज। तृतीय जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर का अधिकतम मेमोरी साइज है। तृतीय जनरेशन की अब बात किया है तो दोस्तों 4 GB है, 16 GB है, 16 MB है, कि मोर देन वन ऑफ द एबव है, नन ऑफ द एबव। दोस्तों अगर कहा जाए यहाँ पे देखिए ये लास्ट वाला ऑप्शन, ठीक है, नन ऑफ द एबव सभी में जुड़ा है। तो आपके जो मेन जो ऑप्शन होते हैं वो 4 ही आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो तृतीय जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर का अधिकतम मेमोरी साइज जो है वो दोस्तों 4 GB था। ध्यान रखिएगा 4 GB। GB क्या है दोस्तों, गीगाबाइट है। क्या है, गीगाबाइट, गीगाबाइट। अब सब में लिख लीजिए, चाहे गीगाबाइट है, ये MB को मेगाबाइट बोलते हैं, और GB यहाँ पे है, फिर गीगाबाइट, ठीक है। ये सब समझिए। अब अगर हम इस तरीके की बात करते हैं, थोड़ा अगर मेमोरी यूनिट की हम बात कर लें तो ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों मेमोरी यूनिट को देखिए, बाइनरी में कितने बिट होते हैं, बाइनरी में 0 और 1 होते हैं, ठीक है। एक अगर हम 4 बिट बराबर 4 बिट की बात करें, 4 बिट की, तो 1 निबल होता है। 4 बिट बराबर होता है 1 निबल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा 2 निबल बराबर क्या होता है, एक क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, 2 निबल बराबर 1 बाइट होता है, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद एक बात बताइए, 2 निबल बराबर 1 बाइट होता है, तो फिर 8 बिट्स बराबर क्या होता है, 8 बिट्स बराबर भी दोस्तों 1 बाइट ही होता है,
ठीक है। अब 1024 बाइट बराबर दोस्तों क्या होता है, तो 1 MB होता है। क्या होता है, 1 MB होता है। अब 1024 MB बराबर क्या होता है, 1024 MB बराबर क्या होता है, सॉरी यहां पे देखिए, यहां पे KB कर लीजिए, ठीक है, किलो बाइट होता है। 1024 बाइट बराबर 1 KB होता है और 1024 KB बराबर होता है दोस्तों 1 MB। एक स्वैप होता चला जा रहा था। 1024 MB बराबर क्या होता है दोस्तों, तो 1 GB होता है। देखिए यहां पे आया, सबसे पहले KB आया, KB का फुल फॉर्म क्या है, किलोबाइट, ठीक है। फिर किलोबाइट से MB बना, फार्मूला याद करने का तरीका समझिए, और फिर उसके बाद MB से GB बना, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब 1024 GB बराबर बताइए, तो 1 TB, आप टेराबाइट कहते हैं ना, तो उसी तरीके फिर 1024 TB बराबर 1 PB के, इस तरीके आप जोड़ते रहिए, ठीक है। TB बराबर 1 PB, ठीक है। पेंटाबाइट, ठीक, पेंटाबाइट, फिर जीटाबाइट, एक्साबाइट, जीटाबाइट, योटाबाइट, ठीक है, जियोपबाइट, ये सब चीजें आप और देख लीजिएगा फार्मूला। चलिए आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। CPU ऑन अ सिंगल चिप इज कॉल्ड, एकल चिप पर CPU को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है, माइक्रो कंट्रोलर कहा जाता है, कि सॉलिड स्टेट डिवाइस कहा जाता है, कि मोर देन वन ऑफ द एबव। देखिए फिर से नन ऑफ द एबव लास्ट में जुड़ा है ना, तो अब ये सब चीजों को आप ध्यान रखिए दोस्तों कि इनको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका क्या सही है, इसका पहला ऑप्शन सही है, माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है, ठीक है। सिंगल चिप में कॉल्ड, देखिए माइक्रो प्रोसेसर क्या है ये समझिए। एकल चिप पर CPU को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। यह एक सिलिकॉन चिप है। यह कैसा है दोस्तों, एक सिलिकॉन चिप है, ठीक है, एक सिलिकॉन चिप होता है। एक सिलिकॉन चिप में सारा समाहित होता है और कंप्यूटर की प्रमुख प्रोसेसिंग यूनिट होती है, जो डेटा को प्रोसेस करता है दोस्तों और आपको निर्देश देता है। ध्यान रखिएगा, डेटा को प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद आपको क्या देता है, आपको निर्देश देता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मैं टिक किया हूं। कंप्यूटर ऑन अ सिंगल चिप इज कॉल्ड, एकल चिप पर कंप्यूटर को कहा जाता है, एकल चिप पर कंप्यूटर को कहा जाता है, माइक्रो कंट्रोलर कहा जाता है, कि माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है, कि असेंबलर कहा जाता है, कि मोर देन वन ऑफ द एबव कहा जाता है, कि नन ऑफ द एबव। दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछा गए हैं, एक एवरेज लेवल पे क्वेश्चन पूछा गया है, कोई क्वेश्चन कठिन नहीं है और ना कोई इतना सरल भी है, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछा गया, उसी तरीके से आपको तैयारी करना है। तो इसका कौन सा सही है दोस्तों, देखिए इसका भी कौन सा क्वेश्चन सही है, ये माइक्रो कंट्रोलर, इसका ऑप्शन सही होगा। देखिए इसी तरीके माइक्रो कंट्रोलर यहाँ है, CPU ऑन अ सिंगल चिप 74वां क्वेश्चन पूछा गया है। इसी से रिलेटेड देखिए, कंप्यूटर ऑन अ सिंगल चिप इज कॉल्ड, तो ये भी माइक्रो कंट्रोलर, पहला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, असेंबलर। अब फिर वही बात है कि एकल चिप पर कंप्यूटर को माइक्रो कंट्रोलर कहा जाता है, क्योंकि यह एक ही चिप में CPU मेमोरी, ध्यान रखिएगा मैं थोड़ी सी यहाँ बातें बताता हूँ। एक ही चिप में कौन कौन से, CPU, ठीक है, CPU मेमोरी और IO कंट्रोल, ठीक है, IO कंट्रोल, इनपुट आउटपुट कंट्रोल, ध्यान रखिएगा। IO कंट्रोल करने के लिए अन्य संबंधित हार्डवेयर को क्या करता है, ये इंटीग्रेट करता है। क्या करता है दोस्तों, इंटीग्रेट करता है, इंटीग्रेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर प्लेइंग वीडियो गेम्स, ठीक है, प्लेइंग वीडियो गेम्स। निम्नांकित में से किसका वीडियो गेम
वीडियो गेम्स खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है। माउस का प्रयोग किया जाता है, ट्रैक बॉल का प्रयोग किया जाता है, जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है कि मोर देन वन ऑफ दी अबव। तो दोस्तों जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। देखिए जॉयस्टिक कैसे होता है समझिए थोड़ा वीडियो गेम में। ये हैंडल नुमा इस तरीके इसकी संरचना होती जे, ठीक है, ये है जॉयस्टिक ये, और इसको जो है पकड़ के ऐसे ऐसे कंट्रोल किया जाता है। अब थोड़ी सी बातें और ध्यान देती, और इसका प्रयोग जैसे दोस्तों प्लेन वगैरह उड़ाने में, ये सब में भी इसी सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। और जॉयस्टिक है क्या दोस्तों, एक इनपुट डिवाइस है। क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आगे आपको देखने को मिल सकता है। याद देखिए एक स्टिक और एक बटन्स का सेट होता है दोस्तों यह, ठीक है, जिसका उपयोग वीडियो गेम एवं अन्य एप्लीकेशन, गेम कंट्रोलर या कुछ विशिष्ट कार्यों कंट्रोल करने के लिए इन्हें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश इज यूज्ड टू स्टोर सॉफ्टवेयर दैट डज नॉट अपडेट। डैश का प्रयोग ऐसे सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए किया जाता है जिसका अपडेट करना नहीं पड़ता है, जिसको अपडेट करना नहीं पड़ता। एस रैम, डी रैम, रोम, मोर देन वन ऑफ दी एबव कि नन ऑफ दी एबव। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों बताइए। इसका दोस्तों सी ऑप्शन सही होगा, रोम। एस रैम क्या है दोस्तों, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। डी रैम क्या है, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। डी रैम क्या है दोस्तों, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी है। अब यहां पे आइए दोस्तों, ये और इसके डिटेल में थोड़ी सी बातें देखते हैं। देखिए रोम का प्रयोग उन सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए किया जाए जिन्हें अपडेट करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए अगर हम मेमोरी की बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, तो थोड़ी सी चर्चा मेमोरी में कर लेते हैं, ठीक है। मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, एक होता है दोस्तों प्राइमरी मेमोरी, मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं आप समझ जाइएगा, प्राइमरी मेमोरी, और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी को ही दोस्तों प्रोसेसिंग मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग मेमोरी बोलते हैं। और इसको सेकेंडरी मेमोरी को स्टोरेज मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोरेज मेमोरी। इसी को दोस्तों नॉन वोलेटाइल बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी को नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है। बहुत बार क्वेश्चन है पूछा अलग अलग एग्जामों में, वोलेटाइल मेमोरी बोला जाए। इसको दोस्तों इसको नॉन वोलेटाइल बोला गया, ठीक है, जिसमें कि हम जो है सॉरी ये वाला दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट था, ठीक है। इसको वोलाटाइल बोला गया और इसको नॉन वोलाटाइल बोला गया, ठीक है। वोलाटाइल इधर उधर लिख गया था इस चीज के लिए सॉरी। यहां पे देखिए ये वोलाटाइल है, मींस कि इसमें परिवर्तन होगा प्राइमरी मेमोरी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और नॉन वोलाटाइल मतलब कि सेकेंडरी मेमोरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्राइमरी मेमोरी के फिर से दो पार्ट होते हैं दोस्तों, एक होता है रैम और एक होता है रोम, ठीक है, एक होता है रोम। अब रैम के तीन पार्ट होते हैं, सॉरी दो पार्ट, एस रैम, एक रैम हो गया, एस रैम और डी रैम जो मेन है उनको लिख लीजिए, एस रैम और डी रैम, ठीक है। स्टैटिक रैंडम एक्सेस, डायनेमिक रैम। रोम के तीन पार्ट होते हैं, एक होता है दोस्तों पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब यहां पे थोड़ी सी बातें ध्यान दीजिए। यहां पे अब एक होता है दोस्तों मैग्नेटिक डिस्क,
मैग्नेटिक डिस्क, और ये होता है दोस्तों मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क ऐसे आप कह सकते हैं। मैग्नेटिक में मैग्नेटिक टेप वगैरह आते हैं, मैग्नेटिक टेप, और इसमें दोस्तों सीडी, डीवीडी, ठीक है, डीवीडी, सीडी, डीवीडी और पेन ड्राइव वगैरह ये सब इसमें आएंगे। अब समझिए, ये इसको समझिए दोस्तों। देखिए इस वाले पोर्शन में अगर मैं यहाँ बात करूँ, इस वाले पोर्शन में इसमें क्या है दोस्तों कि ये प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत लगा होता है, लेकिन बिहेव कैसा करता है, सेकेंडरी मेमोरी की तरह, मतलब डुप्लीकेसी प्रोवाइड करता है। तो अगर हम पूछेंगे कि पी रोम, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रोम है वो वोलाटाइल है कि नॉन वोलाटाइल, वोलाटाइल है और नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। कैसा मेमोरी है? तो दोस्तों ये है नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। देखिए लगा वोलाटाइल के अंतर्गत है, लेकिन ये है नॉन वोलाटाइल, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग के दौरान बनाई जाती है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जो ईईपी रोम है दोस्तों, यही है पेन ड्राइव। ध्यान रखिएगा, ये भी मैं कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं, यही है पेन ड्राइव। इसमें अल्ट्रा वायलेट रेज के तहत हम ईपी रोम को इरेज कर सकते हैं, और इसको दोस्तों, ये वाले को, ईपी रोम को, अब पेन ड्राइव आप यूज करते तो खुद ही जानते हैं कि इसको हम इरेज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसके फुल फॉर्म में ही सारा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। तो समझ में आया इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स अ लेजर, निम्नांकित में से किसमें लेजर होता है? सीडी ड्राइव में होता है, रैम में होता है, कि हार्ड डिस्क ड्राइव में होता है, कि मोर देन वन ऑफ द एबव में होता है, कि नन ऑफ द एबव में होता है? तो कौन सा सही है दोस्तों? इसका पहला ऑप्शन सही है दोस्तों, सीडी ड्राइव में होता है। ठीक है, सीडी ड्राइव। देखिए लेजर का उपयोग सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव, इधर मैं लिख देता हूं, सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव, ये सब में इसका प्रयोग होता है। जो कंप्यूटर में डेटा अगर कहा जाए तो रीड करने के लिए, ठीक है, रीड करने के लिए, राइट करने के लिए, कंप्यूटर में डेटा रीड राइट एवं स्थानीय डिस्क के साथ इसको किया जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A computer program that converts an assembly language program into equivalent machine language program is called। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को समतुल्य मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम में बदल देता है, उस प्रोग्राम को कहा जाता है, कंपाइलर कहा जाता है, असेंबलर कहा जाता है, लिंकर कहा जाता है, कि मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। कौन सा सही है बताइए, कौन सा सही? आप भी आंसर लगाया करिए साथ साथ में दोस्तों। असेंबलर, अब इनको समझते हैं। देखिए 3 तरीके के आपको मैं ट्रांसलेटर बताऊंगा। पहला है कंपाइलर, पहला क्या बताऊंगा? कंपाइलर, पहला कंपाइलर बताओ। कंपाइलर क्या होता है दोस्तों? कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज पेज बाय पेज। ध्यान रखिएगा, मतलब एक साथ पेज, पूरा पेज का पेज कन्वर्ट कर देता है, इसीलिए दोस्तों ये बहुत फेमस भी हुआ। फिर है दोस्तों इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर को समझिए। इंटरप्रेटर कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल, कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज, लाइन बाय लाइन ये कन्वर्ट करता है, इसलिए प्रोग्रामरों के लिए बेस्ट होता है। और एक है दोस्तों असेंबलर, असेंबलर समझिएगा। असेंबलर क्या है दोस्तों? ये जो है असेंबली लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता था लो लेवल लैंग्वेज में। कौन सी लैंग्वेज मैंने बोला? असेंबली लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लेवल नहीं, असेंबली लैंग्वेज,
असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता था। अब असेंबली लैंग्वेज किस जनरेशन की था? असेंबली लैंग्वेज दोस्तों सेकेंड जनरेशन की लैंग्वेज है, सेकेंड जनरेशन की लैंग्वेज है, जो किस पे लिखी गई है? ये न्यूमोनिक कोड पे, न्यूमोनिक कोड पे लिखी जाती थी, ध्यान रखिएगा। उसको कन्वर्ट करने के लिए ये काम आता था। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A computer program that converts a high level language program into an equivalent machine, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, equivalent machine program is called, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन भाषा के समतुल्य प्रोग्राम में बदलता है। तो आपकी कौन सा सही होना चाहिए? कंपाइलर सही होना चाहिए। हाँ बोलिए, कौन सा सही होना चाहिए? कंपाइलर सही होगा, जाहिर सी बात है। अभी हमने बताया कंपाइलर क्या है। कंपाइलर कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर में कंपाइलर क्या है? कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है, ट्रांसलेटर है, ठीक है, जो हाई लेवल लैंग्वेज HHL को लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, इसको ऐसे लिख लीजिए, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और कैसे कन्वर्ट करता है? पेज बाय पेज, पेज बाय पेज। इसीलिए जो है ये ज्यादा पॉपुलर हुआ है, ठीक है, कंपाइलर। नेक्स्ट, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। देखिए 3 क्वेश्चन, तीनों को मैं अच्छे से बताया, तीनों क्वेश्चन आपको मिल गया। कौन सा सही? एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा प्रोग्राम को कथन दर कथन मशीन भाषा प्रोग्राम में अनुवाद करता है, कहलाता कंपाइलर, लोडर, इंटरप्रेटर, मोर देन वन ऑफ द एबव की नन ऑफ द। तो कौन सा सही है? इसका ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या होता है दोस्तों? इंटरप्रेटर कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज लाइन बाय लाइन। ध्यान रखिएगा, अब ये लाइन बाय लाइन मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए, मतलब ये HLL हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, ठीक है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट। तो ये दोस्तों प्रोग्रामर के लिए बहुत बेस्ट होता है, क्योंकि हर एक लाइन में आपको सुधार करने के लिए ये आपको प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स एक OS है, बिल्कुल सही है। विंडोज OS है। ओरेकल नहीं है। मोर देन वन ऑफ दी एबव, नन ऑफ दी एबव। तो कौन सा सही है? इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखिए ओरेकल क्या है पहले समझ लीजिए, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम बताता हूं। ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर कंपनी है। क्या है दोस्तों? डाटाबेस सॉफ्टवेयर कंपनी है ओरेकल, ठीक है, जो डाटाबेस प्रबंधन सिस्टम मीन्स डीबीएमएस को तैयार करती है, एक तरीके से कहिए, या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरीके का नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है दोस्तों? जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरमीडिएटर का काम करता है, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। मीन्स कि सारा का सारा, देखिए आप अगर नया कंप्यूटर खरीद के लाइए तो वो एक डिब्बे की तरह होगा, लेकिन जब आप उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दीजिए तो उसमें जान आ जाती है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉफ्टवेयर दैट रन ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर and serves as a platform for other software to run is called। कंप्यूटर हार्डवेयर पर चलने वाला एक सॉफ्टवेयर जो दूसरे सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए प्लेटफॉर्म का काम करता है, कहलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कहलाता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है।
मोर देन वन ऑफ दी एबव, नन ऑफ दी एबव। दोस्तों ये लास्ट वाले ऑप्शन तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सब में यही ऑप्शन छपा हुआ है। कितना अच्छा पेपर बना था दोस्तों, उसे कहते हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर पर चलने वाला एक सॉफ्टवेयर होता है। किस पे चलने वाला? कंप्यूटर हार्डवेयर को। लिख लिया करिए, मेरे पॉइंट सारे लिख लिया करिए, क्योंकि यही पॉइंट जो है आपको बार बार रिपीट करना है। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर पर चलने वाला एक सॉफ्टवेयर है जो दूसरे सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए प्लेटफॉर्म का काम करता है। अदर सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए अदर सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए प्लेटफॉर्म का काम करता है। किसका काम करता है दोस्तों? प्लेटफॉर्म का काम करता है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम टूल? निम्नांकित में से कौन सा सिस्टम टूल नहीं है? ठीक है, स्कैन डिस्क, फॉर्मेट, फोल्डर, मोर देन वन ऑफ दी एबव, नन ऑफ दी एबव। तो दोस्तों इसमें फोल्डर नहीं होगा, स्कैन डिस्क, फॉर्मेट ये तो होते हैं। ठीक है, ये समझ में आया, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि फोल्डर आप जानते हैं, फोल्डर सिस्टम ये किसी तरीके का टूल वगैरह नहीं होता, क्योंकि फोल्डर एक फाइल को रखने का क्या है, फाइल को रखने के लिए फोल्डर इस्तेमाल किया जाता है, मतलब स्टोर फाइल। लिख लीजिए, स्टोर्ड फाइल के लिए, फॉर स्टोर्ड फाइल। ठीक, नेक्स्ट, द की यूज टू डिलीट अ फाइल विदाउट अलाउिंग इट टू स्टोर इन रिसाइकिल बिन इज आर। रिसाइकिल बिन में स्टोर किए बिना किसी फाइल को हटाने के लिए किसकी का प्रयोग किया जाता है? देखिए, आप यदि शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग करेंगे तो रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगी। रिसाइकिल बिन कैसे होता है? आपको इस डिब्बे के, ग्लास के डिब्बे के आकार का कंप्यूटर पे बना होता है। यदि देखिए इसमें ऑप्शन क्या है, डिलीट, शिफ्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस डिलीट, तो ये है दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। शिफ्ट प्लस डिलीट आपको ऑप्शन पे टिक कर देना है। यदि शिफ्ट प्लस डिलीट बटन को आप दबाते हैं तो ये रिसाइकिल बिन में मूव नहीं करता है, मतलब इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, सीधा का सीधा कंप्यूटर से बाहर उड़ जाएगा। ठीक, तो शिफ्ट प्लस डिलीट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम। थ्री मेन कंपोनेंट आप अभी इसके पहले बताया हूं, मेमोरी, ALU, CPU मेमोरी। ठीक है, मेमोरी, ALU, CPU मेमोरी, यहाँ पे मेमोरी। ठीक है, मोर देन वन ऑफ दी एबव। ये दोस्तों इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, कोई नो डाउट। ठीक है, मैंने अभी इसको बताया। देखिए ये है यहाँ पे आर्किटेक्चर, जिसमें मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये क्या है, ALU। ठीक है, ALU के बाद यहाँ पे होता है, यहाँ पे CO होता है, और ये सब CPU के अंदर पार्ट हैं। ठीक है, CO कंट्रोल यूनिट, और यहाँ पे मेमोरी यूनिट। ठीक है, ये है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में जैसे रजिस्टर, कैच वगैरह आती है, इधर होता है इनपुट डिवाइस और इधर होता है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, ये क्या है, इनपुट। ठीक, ध्यान रखिएगा, इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, जैसे क्या, कीबोर्ड, और इधर माउस, और इधर मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या, कौन कौन सा पार्ट होगा, ALU जो अर्थमेटिक के लिए यूज होता है। ठीक है, और CPU मेमोरी, मतलब तीन पार्ट आपके डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम के तीन मुख्य घटक होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों। FFF विल बी द लास्ट मेमोरी लोकेशन इन अ मेमोरी ऑफ द साइज। कितने साइज के मेमोरी में आखिरी मेमोरी लोकेशन FFF होगा? 16 के, 32 के, 64 के, मोर देन वन ऑफ दी एबव, नन ऑफ दी एबव। तो कितना होता है बताइए इसमें? तो ये होता है दोस्तों, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 64 के होता है, ये हेक्साडेसिमल। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद इस पे चर्चा करते हैं। देखिए
एक बाइनरी होता है जो दोस्तों, जो बाइनरी अभी मैंने यूनिट बताया वो 0 और 1 होता है। बाइनरी के बाद इसका बेस कितना होगा दोस्तों? 2 होगा। इसका बेस कितना होता है? 2, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों बाइनरी के बाद आपको मिलता है ऑक्टल। क्या मिलता है? ऑक्टल। तो ऑक्टल में 0 to 7 होता है और इसका बेस 8 होता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद होता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में 0 to 15 होता है और इसका बेस होता है 16। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसको लिखूं तो ऐसे लिखा जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए यहां तक तो ठीक है। 10 को लिखा जाएगा A, 11 को लिखा जाएगा B, 12 को लिखा जाएगा C, 13 को लिखा जाएगा D और 14 को लिखा जाएगा E और 15 को लिखा जाएगा F। समझ में आया? F लिखा जाएगा। अब यहां से 0 to अगर हम 7 करते हैं, 0 to 7, तो ये किस पे आ जाएगा? 0 इसमें ऑलरेडी है। अगर ये कंफ्यूजन ना हो तो यहां पे आप लगा सकते हैं ये। ठीक, तो आप का बेस कितना होगा? 16 हो जाता है। तो देखिए एफ एक हेक्साडेसिमल लोकेशन को संदर्भित हरदम करेगा। 16 बिट या 4 हेक्साडेसिमल अंकों की आवश्यकता इसमें होती है। कितनी होती है? 16 बिट होती है या तो इसे कहते हैं 4 हेक्सा की आवश्यकता होती है। ठीक है, आवश्यकता हो। 64 के मेमोरी में आखिरी मेमोरी लोकेशन होता है दोस्तों एफ। 64 के मेमोरी में आखिरी लोकेशन क्या होगा? एफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। द कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग अ बिट इन मिनिमम इन, एक बिट को स्टोर करने का न्यूनतम खर्च डैश में होता है। कैच, रजिस्टर, मैग्नेटिक टेप की मोर देन वन। अब देखिए रजिस्टर तो बहुत ही बहुत फास्ट मेमोरी है। ठीक है, और कैच तो आप जानते ही हैं कि बहुत ये सब चीज़ें महंगा है। सबसे सस्ता इसमें कौन सा होगा? मैग्नेटिक टेप होगा। सबसे सस्ता मैग्नेटिक टेप। देखिए मैग्नेटिक टेप की बात करें तो मैग्नेटिक टेप में बिट को स्टोर करने की लागत सबसे कम हमारे अकॉर्डिंग होगी। मैग्नेटिक टेप कई प्रकार के डेटा के लिए फिजिकल स्टोरेज का एक माध्यम है। सॉलिड स्टेट डिस्क ड्राइव सहित स्टोरेज मीडिया के अधिक आधुनिक रूपों में ये क्या होता है दोस्तों? विपरीत है। इसे एक एनालॉग समाधान के रूप में अभी तक माना जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करूं दोस्तों इनकी, देखिए थोड़ी मेमोरी की बात करेंगे फिर से यहाँ से। अभी मेमोरी का मैंने मैप बताया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए सबसे जो फास्टेस्ट मेमोरी है वो है दोस्तों रजिस्टर। कंप्यूटर में सबसे फास्टेस्ट मेमोरी रजिस्टर। उसके बाद है कैच। उसके बाद क्या है? कैच। कैच के बाद आता है रैम। रैम के बाद आता है क्या दोस्तों? रैम के बाद आता है हार्ड डिस्क वगैरह। ठीक है, हार्ड डिस्क। और इससे भी बड़ा दोस्तों अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक टेप। ठीक है, तो जो हमारा बनता है ट्रायंगुलर वो इस तरीके का बनता है ये। ठीक है, आप इनको इस तरीके डिवाइड कर सकते हो। ये लीजिए, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर मैं नीचे से इस साइड से इस साइड अगर इस तरीके से जाता हूं तो इधर स्पीड इंक्रीज होती है, लेकिन अगर इस साइड से इस साइड को एरो ले जाता हूं तो स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज होती है। ये स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज होती है। समझ में आया? तो मैग्नेटिक टेप यहाँ पे सही होगा। हाँ, टेरा मीन्स अभी फार्मूला लिखे थे ना, टेरा पेंटा ये सब लिख चुके हैं। तो टेरा मीन्स होता है 2 की पावर 20, 2 की पावर 40, 2 की पावर 30, मोर देन 1 ऑफ दी एबव की नन ऑफ दी एबव। बहुत अच्छी चीज है। ठीक, तो अगर हम फिर से बात करूं इस तरीके के फार्मूले पे तो पहले इसका बता देता हूं क्या होता है 2 की पावर 40। ठीक है, ध्यान रखिए। अब मैं फार्मूला लिखता हूं, उसको समझिएगा। अब 1 KB से लिखता हूं। ठीक है, 1 KB में
1 KB को क्या कहते हैं हम, 1024 इसमें बाइट्स होगा, 1024 बाइट्स होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 1024 बाइट्स होगा, ठीक है, 1024 बाइट्स होगा 1 KB में, और 2 की पावर इसे 10 बोला जाता है। फिर उसी तरीके 1024 KB बराबर 1024 KB बराबर 1 MB, और इसको लिखा जाएगा 2 की पावर 20। सब याद रखिएगा 1024 MB बराबर 1 GB, और 1 GB आएगा तो ये कितना होगा, 1 GB को 2 की पावर 30 लिखते हैं, 1024 GB, ठीक है, 1024 GB तो होगा 1 TB। इसको क्या लिखते हैं दोस्तों, इसको लिखते हैं 2 की पावर 40। सब याद रखिएगा पूरे के पूरे फार्मूले, जितना कॉन्सेप्ट बताया हूं, ठीक है। TB 1024 TB बराबर 1 PB, और 1 PB को 2 की पावर 50 लिखते हैं, ठीक है। तो 1024 PB बराबर 1024 PB बराबर 1 EB एक्साबाइट होता है, 1 EB, ठीक है, PB बराबर 1 EB, और 2 की पावर यहाँ पे 60 होगा। 1024 EB बराबर होता है 1 ZB, मतलब जीटा बाइट, जीटाबाइट 2 की पावर 70 होगा, और 1024 ZB बराबर बताइए क्या होगा, 1 होगा YB, योटा बाइट, ठीक है, YB, तो 2 की पावर 80 होगा। योटा बाइट के बाद होता है दोस्तों जियोपोबाइट, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम सॉफ्टवेयर रिसाइड्स ऑलवेज इन मेन मेमोरी, निम्नांकित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर मेन मेमोरी में हमेशा रहता है, लोडर, लिंकर, असेंबलर, कि मोर देन वन ऑफ द एबव, कि नन ऑफ द एबव। कौन सा सही है क्वेश्चन बताइए दोस्तों। इसका सही है दोस्तों ए, लोडर, ठीक है, लोडर सही। देखिए लोडर क्या होता है, एक तरीके से कहिए लोडर वह सिस्टम है जो हमेशा मेन मेमोरी में कहां पे रहता है दोस्तों, मेन मेमोरी, हमेशा मेन मेमोरी में रहता है। यह एग्जीक्यूशन योग्य प्रोग्रामों को एग्जीक्यूट के लिए मेमोरी में लोड करता है, ठीक है। एग्जीक्यूशन होने वाला है प्रोग्राम, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए यह मेन मेमोरी में लोड करता है, मतलब कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, बस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए मेन मेमोरी में लोड करता है, दोस्तों। ये रहे आपके आज के 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन का मैं सेट डिस्कस करूंगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। यदि आपको दोस्तों पसंद आता है, आप सभी लोग मेरे चैनल से जुड़ते हैं, तो मैं आगे इसी तरीके का मतलब फुल डिस्क्राइब के साथ आपको फ्री क्लास में वीडियो हर दूसरे दिन कोशिश करूंगा कि हर दूसरे दिन आपको मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, थैंक यू।